इसके प्लस। रुके बताते हैं। हाँ, एक बार बता देना भाई देख के। तो सर ये टेबल कंप्लीट हो गया था। ओके। हाँ, ये इतना तक पूरा कंप्लीट हो गया था। ओके। तो आज के क्लास में ना हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड्स, है ना, कि नेमिंग कैसे करते हैं ऑक्सो एसिड्स का। एक क्वेश्चन यहाँ से जेई में फिक्स है, रहेगा ही रहेगा, है ना। इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है अपने को, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है, या तो रिडक्स से रिलेट करके पूछ लेगा, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ लेता है। तो नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड्स में ना हम कंपाउंड ऑफ सल्फर की अगर बात करते हैं, या कोई भी ऑक्सी एसिड रहे ना, ये सबके लिए एप्लीकेबल है ना। हम ऑक्सीजन फैमिली में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कंपाउंड ऑफ सल्फर लिख दिया हूँ। तो अगर कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का ऑक्सी एसिड है एंड सेंट्रल एटम इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, देन उस एसिड में ना हम एक प्रीफिक्स यूज सॉरी एक सफिक्स यूज करते हैं, है ना, एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजन में HClO3 जो था ना, वो +5 वाला है, बट हाईएस्ट वाला क्या होता है, HClO4 होता है। तो ये प्लस का 7 है, इसमें पर और एक दोनों लगता है ना, और क्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि जब भी अगर कोई भी ऑक्सी एसिड ये सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देन ऑलवेज हम उस एसिड के सफिक्स में क्या यूज करेंगे, इक यूज करते हैं, इक प्लस, है ना। मेरा वॉइस क्लियर है ना। हाँ सर। एंड अगर मान लीजिए कि हाईएस्ट अगर नहीं रहा, है ना, तो हाईएस्ट अगर नहीं रहता है, देन उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अस एसिड यूज करते हैं। सपोज अगर H2SO4 है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, +6 दिख रहा होगा सल्फर, दैट मीन्स नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड इज सल्फ्यूरिक एसिड। अगर H3PO4 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी क्या दिख रहा होगा आपको, प्लस का 5। दैट मीन्स हम लास्ट में क्या लगाएंगे, एक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, है ना। तो इन सारे कंपाउंड के लिए हम क्या यूज करेंगे कि अगर सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा, देन सफिक्स में क्या लगेगा, एक लग जाएगा। और अगर सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहा, है ना, देन उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, अस यूज कर लेते हैं, है ना। तो सपोज अगर H2SO3 अगर कहीं पे आ जाए, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिख रहा होगा आपको, प्लस का 4, है ना। तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, OUS लगा देंगे, अस एसिड। कोई कंफ्यूजन है भाई यहाँ पे, इस नेमिंग में कुछ कुछ कंफ्यूजन। नहीं सर। तो एक एसिड का मतलब सिंपल समझेंगे कि जब भी अगर कहीं पे हाईएस्ट रहा तो एक एसिड होगा, लोएस्ट रहा तो हम क्या बोलेंगे, अस एसिड का फंडा आता है। अब अगर हम इन एसिड के सॉल्ट का नेमिंग करें ना, अगर एक एसिड से अगर आपने एक हाइड्रोजन हटाया है और उसका कोई सॉल्ट बना देते हो बेस के साथ रिएक्शन करवा के, है ना, तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, एट यूज करेंगे ना, प्रीफिक्स टर्म एट यूज होता है। बट अगर कोई अस एसिड रहा ना, और अस एसिड से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, एंड आफ्टर दैट जो आयन बनेगा, हम उस आयन को क्या बोलेंगे, आईटी बोल देंगे। ठीक, कंफ्यूजन, इस चीज में कोई कंफ्यूजन है। सर नहीं है। नहीं है। तो हाईएस्ट वाले को बोलेंगे एक, लोएस्ट वाले या हाईएस्ट जो नहीं रहा उसके लिए हम अस यूज करते हैं। अब सपोज अगर मान लीजिए नेमिंग की बात करें ना, तो H2SO4 अगर आया, आपने इससे एक एच रिमूव कर दिया है, तो HSO4 लिख रहे हैं तो लिखने दीजिए थोड़ा सा। लिख भी रहे हो। ये तो मैंने कब का भेज दिया, PDF परसों ही भेज दिया था, मंडे को ही शायद भेजा था ना। हाँ सर, लिख नहीं पाए थे। तो अच्छा, लिख नहीं पाए थे। रिवीजन कर रहे थे ना वो पिछला वाला चैप्टर। ठीक, लिख लो भाई फिर, हो जाए तो बता देना। सर आप पढ़ा दीजिए, बाद में देख लेंगे। तो जब भी अगर कहीं पे ऑक्सी एसिड से एक हाइड्रोजन अपन निकालोगे ना, तो एक एसिड का सॉल्ट क्या होता है, 8, और अस एसिड का सॉल्ट क्या होता है, 8 हो जाता है ना।
जैसे मान लीजिए आप H2SO4 है ना, तो H2SO4 से अगर मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया ना, तो ये क्या बनेगा, HSO4 माइनस आयन। ठीक है, तो ये हाईएस्ट वाला था, तो हम इसको बोलेंगे 8 वाला फंडा है, सल्फेट, है ना। बट IUPAC का साइन कन्वेंशन ये है कि अगर इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट ना, if any salt contains hydrogen atom, if any salt contains hydrogen atom, contains hydrogen atom, then also consider, then also consider number of hydrogen in naming, हाइड्रोजन इन नेमिंग, है ना। तो जितने हाइड्रोजन रहेंगे ना, हम उनका भी नेमिंग करेंगे। जैसे मान लो कि HSO4 माइनस में एक हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इसके लिए टर्म हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर बोलेंगे भाई पाई सल्फेट। कोई कंफ्यूजन, इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? जो सर नहीं है। ओके, सेम अगर मान लीजिए कि इसी HSO4 माइनस से आपने एक H निकाला है, तो इससे क्या बनेगा, सल्फेट, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, ये सल्फेट हो गया, है ना। अगर H2SO3 है ना, तो इसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, आई, ये लोएस्ट वाला था, ये सल्फर जो है ना यहाँ पे, वो प्लस के 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये सल्फर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में था। इनके लिए टर्म क्या लगाएंगे, आई। और कहीं पे भी अगर नेमिंग में हाइड्रोजन रहा ना, तो हमें हाइड्रोजन की नेमिंग को भी इंक्लूड करना है। अगर 2 हाइड्रोजन आ जाएगा तो बोलोगे डाई हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। अगर सिंगल हाइड्रोजन आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट। ये पॉइंट क्लियर? हाँ सर। चलिए, फिर अगर HSO3 माइनस है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सल्फाइड। अगर HSO3 माइनस बन रहा था तो इसके लिए टर्म क्या यूज किया था अपने, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया था। तो ये पहला नेमिंग ऑफ सॉल्ट था कि जब भी अगर कहीं से भी H अगर हटाओगे तो हाईएस्ट वाले से हटेगा तो 8 लगेगा, और हाईएस्ट से अगर नहीं हट रहा है तो हम क्या बोलते हैं, अस लगता है, सॉरी 8 लग जाता है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे भाई? हेलो? नहीं सर। नहीं। देन एक नेमिंग आता है मेटा, है ना। मेटा टर्म हम कब यूज करेंगे, लॉजिक समझना है कि अगर किसी भी ऑक्सी एसिड से, है ना, आप एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल देते, सॉरी एक वाटर मॉलिक्यूल को अगर निकाल देते हैं ना, देन जो रिमेनिंग एसिड बचा है, और उस एसिड में अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहे ना, देन हम उसको क्या बोल देते हैं, मेटा बोल देते हैं। अगर कोई ऑक्सी एसिड से अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाला है, एंड जो रिमेनिंग एसिड बचा ना, दैट एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन एटम, दैट मीन्स द नेमिंग, जो भी आप नेमिंग लिखोगे ना, उसके पहले एक मेटा टर्म यूज कर देना है ना। तो अगर ये एन लगाया ना, जनरली जो मेटा वाले कंपाउंड बनते हैं ना, वो पॉलीमेरिक फॉर्म में बनते हैं, है ना। कि अगर एन का वैल्यू आप 1 ले लेते हो, एन का वैल्यू 2 लोगे, तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए एन का वैल्यू 1 और 2 पॉसिबल नहीं होता है। साइक्लिक कंपाउंड की अगर बात करेंगे ना, तो एन इक्वल टू 3 से स्टार्ट होगा। तो जनरली हम ये बोलते हैं कि जो जितने भी मेटा कंपाउंड होते हैं ना, साइक्लिक मेटा कंपाउंड, वो एन इक्वल टू 3 से स्टार्ट होंगे, एन 3 4 5 6 7 ऐसे चलता रहेगा, है ना। अब जैसे कि एग्जांपल की बात करें, सपोज अगर मान लो कि H2SO4 है, आपने यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला, क्या बचा, SO3। तो हम इसको मेटा बोलेंगे, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको नहीं बोल सकते मेटा। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि लॉजिक मैंने आपको ये सिखाया कि वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद जो अपने पास बचता है ना कंपाउंड, उसमें कम से कम एक हाइड्रोजन एटम दिखने चाहिए, है ना। तो मैंने इस लैंग्वेज को नोट के पॉइंट पे यहाँ पे लिख दिया है कि आफ्टर रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल, इफ एनी ऑक्सीजन ऑक्सी एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन, देन नेमिंग इज मेटा, अदरवाइज वी कॉल्ड एनहाइड्राइड, है ना। अगर मान लो कि वाटर निकालोगे और वाटर निकालने के बाद हाइड्रोजन नहीं बचता है, देन हम उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। और अगर हाइड्रोजन रिमेनिंग रहा तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, मेटा। इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में नहीं किसी सर। का कोई कंफ्यूजन?
आ गई किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? नहीं है। नहीं। ओके। अब अगर मान लो कि सेकंड नेमिंग जो होता है ना, इसको बोलते हैं ऑर्थो। तो ऑर्थो के लिए कंडीशन क्या होता है? ऑर्थो के लिए कंडीशन क्या होगा कि अगर कोई ऑक्सी एसिड ना मेटा प्रोडक्ट अगर बना रहा है ना, इसके आगे हम क्या लगा सकते हैं? ऑर्थो लगा सकते हैं, है ना। एक अदर नेमिंग आएगा कि एनी ऑक्सी एसिड कैन फॉर्म मेटा प्रोडक्ट, then जो ऑक्सी एसिड्स आर आल्सो नोन एज ऑर्थो एसिड, है ना। जैसे मान लो कि H3PO4 है, मैंने इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, क्या बना? H3O3 बना होगा, है ना। H3O3 को अपने क्या बोला? मेटा फॉस्फोरिक एसिड, है ना। इसका जो रिएजेंट है ना, इसको हम या तो फॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे या फिर ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड बोल देंगे। कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में? किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? नहीं है सर। चलिए, यहाँ पे भी इन एसिड के लिए ना ऑर्थो टर्म यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड होते हैं ना, इनका नेचर मेटा नहीं होता है, ये एनहाइड्राइड है। तो जो भी एसिड एनहाइड्राइड बनाता है ना, मतलब डक में हाइड्रोजन एटम अगर नहीं दिखे, तो हम उन एसिड के लिए मेटा टर्म का यूज नहीं करने वाले। इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन है? इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन? सर नहीं है। ओके। नेक्स्ट टर्म इज पाइरो। पाइरो टर्म हम कहाँ पे यूज करते हैं? लॉजिक सीखना है कि अगर कोई एसिड में ना दो वाटर मॉलिक्यूल रहे, बट अगर आप उस दो वाटर मॉलिक्यूल से एक ही वाटर मॉलिक्यूल अगर रिमूव करेंगे ना, देन जो रिमेनिंग प्रोडक्ट अपने पास बचता है, दैट रिमेनिंग प्रोडक्ट इज नोन एज पाइरो। कैसे समझना है? तो मान लो कि आपने 2 मोल ऑफ H3PO4 ले लिया। 2 मोल ऑफ H3PO4 को हम क्या लिखेंगे? H6P2O8, है ना। और इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे अपन, तो ये क्या बना? H4P2O7। अब ये कंपाउंड कैसे आपको याद रहेंगे? तो जो भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा ना, पायरो एसिड में भी ना सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट सिमिलर रहने वाला। ये P5 था, तो यहाँ पे भी P कहाँ दिखेगा आपको? 5 में। अगर H3PO3 में P का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो H4P2O5 में भी P का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 दिख रहा होगा। पायरोप्रीफिक्स अपन का भी यूज करते हैं जब कंपाउंड में मोर देन वन वाटर मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट रहे, है ना। या सिंपल हम बोलेंगे दो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट था और आपने उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल अगर निकाल दिया, देन ऐसे कंपाउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं? पायरो। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट हाइपो है। तो हाइपो टर्म हम कब यूज करते हैं? जब किसी भी ऑक्सी एसिड से ना एक ऑक्सीजन एटम अगर आप बाहर निकाल दो, है ना, तो जो रिमेनिंग एसिड बचता है, दैट एसिड इज नोन एज हाइपोऑक्सी एसिड। जैसे H3PO3 था, तो H3PO3 से आपने एक ऑक्सीजन निकालना है अगर, तो हम H3PO3 को क्या बोलेंगे? भाई ये है फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 सॉरी फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस किसमें है? प्लस के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। अगर आपने इससे एक ऑक्सीजन निकाल दिया ना, देन जो रिमेनिंग एसिड बचा, हम उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? हाइपोफॉस्फोरस एसिड टर्म यूज करते हैं। इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? नहीं है। नहीं है। ओके ओके। नेक्स्ट वन इज पर एसिड। पर एसिड हम कहाँ पे यूज करते हैं? कि अगर किसी भी एक फॉर्म ऑफ एसिड में अगर आप एक ऑक्सीजन एटम अगर आप ऐड कर दोगे ना,
देन जो भी एसिड बनता है उस एसिड के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, पर एसिड। जैसे मान लीजिए H3PO4 है, तो H3PO4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिख रहा है आपको, +5, और हमने इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया है ना। तो अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा ना, -10 +3 +7 हो गया। तो एक सिंपल सा फंडा हम ये बोलते हैं कि जब भी आप एक फॉर्म ऑफ एसिड में ना एक ऑक्सीजन ऐड करोगे, देन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए हम पर एसिड का टर्म यूज करते हैं, है ना। का मीनिंग ये हुआ कि पर एसिड में ना फॉस्फोरस का या कोई भी सेंट्रल एलिमेंट रहेगा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अपने मैक्सिमम रेंज से ज्यादा होना चाहिए। कभी भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है ना कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एक्ट एज अ पर एसिड या परऑक्सी एसिड या परऑक्सो एसिड, है ना, उस केस में हम ये बोलते हैं भाई कि अगर कोई सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो कर रहा हो, देन दैट मींस उस एसिड का नेमिंग क्या होगा, पर एसिड या फिर परऑक्सो एसिड होगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है सर। नहीं है। अब देखो जैसे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, +5, ये इसका हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट वन में H2SO4 की बात करें तो ये इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट था, है ना। बट अगर हमने इसमें एक O और ऐड कर दिया ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पर फॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड या पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड, तीनों नेमिंग का यूज करते हैं। सेम H2SO4 में अगर हमने प्लस का O अगर ऐड कर दिया, है ना, तो पर सल्फ्यूरिक एसिड बोल देंगे इसको, या फिर परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं अपन, या फिर पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। एंड H2SO5 का एक कॉमन नेम भी होता है, इसको बोलते हैं कैरोज एसिड। क्या बोलते हैं भाई, कैरोज एसिड, ये कॉमन नेम है ना। तो जेई में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये लिख देगा कैरोज एसिड में नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड बता दीजिए, या कैरोज एसिड के सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो क्या होगा, है ना। इस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब अगर पर एसिड में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, मैक्सिमम वैलेंसी से अगर ज्यादा ऑक्सीजन कहीं पे दिख रहा हो ना, दैट मीन्स पर एसिड का मतलब ये होता है कि दोज एसिड व्हिच कंटेन्स पेरोक्साइड बॉन्ड। वर्ड क्लियर है? पर एसिड का मतलब क्या बोलेंगे, दोज एसिड व्हिच कंटेन्स पेरोक्साइड बॉन्ड, है ना। नहीं तो सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से मोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा। तो इन सारे पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज आउट ऑफ रेंज, देन नेमिंग इज पेरोक्सी एसिड, है ना। अब एक पेरोक्सी एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी, पेरोक्साइड बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, और वो पर एसिड कौन सा है, परक्लोरिक एसिड, है ना, HClO4। HClO4 की नेमिंग में ना हम बस पर क्लोरिक एसिड बोलेंगे, पर ऑक्सी या फिर पर ऑक्सो क्लोरिक एसिड का यूज हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस कंपाउंड में ना क्लोरीन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही अचीव हो रहा है, ये अपने रेंज के बाहर नहीं जा रहा है। तो इसके बेसिस पे ना हमें एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा कि ऑल परऑक्सी एसिड्स आर पर एसिड, है ना। जितने भी परऑक्सी एसिड होते हैं वो पर एसिड है, दैट मीन्स उसमें वो परऑक्साइड बॉन्ड दिखेगा। ऑल पर एसिड आर नॉट परऑक्सी, है ना, पर क्लोरिक एसिड इज नॉट अ परऑक्सी एसिड। इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? सर। यहाँ से जनरली देखो कि हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव peroxide बॉन्ड, या हाउ मेनी ऑफ peroxide बॉन्ड इज प्रेजेंट, ये भी पूछ लेता है। तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में ये लॉजिक आपके घर बताया हुआ है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ कि अगर किसी कंपाउंड में ना, अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने मैक्सिमम रेंज से ज्यादा शो कर रहा होगा, दैट मींस दैट कंपाउंड मस्ट हैव peroxide बॉन्ड, है ना। अब आपसे नंबर ऑफ peroxide बॉन्ड का भी वैल्यू पूछ लेगा, 5-6 कंपाउंड दे दिए, बोल देगा भाई टोटल नंबर ऑफ peroxide बॉन्ड प्रेजेंट ऑल इन ऑल, या समेशन ऑफ peroxide बॉन्ड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। नंबर ऑफ peroxide बॉन्ड अपन कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ सेंट्रल एटम
ब्रैकेट में रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट, रॉन्ग का मतलब जो आपने आउट ऑफ रेंज किया होगा, माइनस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड होल डिवाइडेड बाई 2। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मान लो कि H2SO5 था, कैरोज एसिड। कैरोज एसिड में सल्फर का अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो नॉर्मल कैलकुलेशन से क्या आ रहा है, माइनस का 10 प्लस का 2, दैट मीन्स 8 आ रहा होगा, है ना। अब सल्फर का हाईएस्ट क्या होता है भाई, 6 होता है, तो 8 तो कभी पॉसिबल होगा नहीं, है ना। तो इस कंपाउंड में कंफर्म है कि पेरोक्साइड लिंकेज दिख रहा होगा अपने को। अब कितने पेरोक्साइड लिंकेज दिखेंगे ये हमें आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ। पहला फंडा है नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अब किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोजन होना चाहिए। H2 में हाइड्रोजन एटम तो होगा नहीं, बचा क्या, सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, सल्फर का, दैट मींस सल्फर सेंट्रल एटम। जो भी नंबर है ना सल्फर का वो हमें यहाँ पे लिख देना। H2SO5 में एक सल्फर था तो अपने यहाँ पे एक लिख दिया, है ना। तो रॉन्ग कैलकुलेशन मतलब ये माइनस का 10 प्लस का 2, डेट मींस ये 8 आया, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, है ना। माइनस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बैलेंस से आएगा जो ऑलवेज 6 होता है डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस इन कैरोज एसिड ना देयर विल बी वन पेरोक्साइड बॉन्ड। ये पॉइंट क्लियर है? इन कैरोज एसिड देयर विल बी वन पेरोक्साइड बॉन्ड। इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, जैसे मान लो कि आपने एक फेमस एग्जांपल पढ़ा होगा, रेडॉक्स में CrO5 है ना, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 10 आया, और इसमें भी अगर मेरे को पेरोक्साइड बॉन्ड निकालने हैं ना तो ये कंसेप्ट लग जाएंगे। सेंट्रल एटम एक, रॉन्ग 10 था, क्रोमियम का हाईएस्ट 6 होता है डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस क्रोमियम पेंटाऑक्साइड जिसको अपन बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, इस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में 2 पेरोक्साइड लिंकेज रहते हैं। कोई कंफ्यूजन? सर। नेक्स्ट है H2H2O8, है ना, इसको बोलते हैं अपन मार्शल्स एसिड, है ना। तो मार्शल्स एसिड में अगर हमें पेरोक्साइड लिंकेज पूछा जाए ना, इसमें भी पहले ये चेक करते हैं क्या ये पर एसिड है, माइनस का 16 प्लस का 2 प्लस का 14 हुआ, डेट मींस प्लस का 7 होना चाहिए, है ना। अब ये सल्फर का प्लस 7 मतलब इसके मैक्सिमम रेंज से ज्यादा है, हमें इसमें दिख गया कि पेरोक्साइड बॉन्ड होना चाहिए। अब नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड अगर निकालते हैं तो ये कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम यहाँ पे 2 दिख रहे थे, है ना। 2 टाइम ऑफ 7 minus 6 divided by 2, that means compound also contains one peroxide bond, है ना। एक कॉमन क्वेश्चन ये पूछ लेता है जेई में, है ना किन्हीं के शिफ्ट में आना ही ये क्वेश्चन फिक्स है ना, कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स पेरोक्साइड बॉन्ड। तो आंसर आप क्या बोलोगे कि नॉर्मल कैलकुलेशन से किसी भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम की स्टेट अपने रेंज से बाहर आ जाए, दैट मींस दैट कंपाउंड मस्ट हैव पेरोक्साइड बॉन्ड, है ना। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि कितने पेरोक्साइड बॉन्ड पॉसिबल है, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और फॉर्मूला यूज करते हुए हम पेरोक्साइड निकालेंगे। कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? सर नहीं है। नहीं। चलिए, देन नेक्स्ट आता है थायो एसिड। तो थायो एसिड के लिए हम कंसेप्ट क्या यूज करते हैं कि अगर एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर देना किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, है ना, तो हम उसको क्या बोल देते हैं भाई, थायो ऑक्सी एसिड बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि H2SO4 था, और H2SO4 में हमने एक ऑक्सीजन को गायब किया और एक सल्फर रख दिया, है ना, तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब ये कंपाउंड भी ना बहुत बार पूछा गया है जेई में, है ना, ये भी मतलब कॉमन टाइप के क्वेश्चन है जो जनरली पूछ लेता है। एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछेगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे नहीं पूछता है, एवरेज पूछेगा तो आप बता दोगे आसानी से, है ना। ये पूछ लेगा कि H2SO3 में इंडिविजुअल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ये जब मैंने रिडॉक्स पढ़ाया था ना, वहां पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है इस कंपाउंड को, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। कि जनरली हम क्या लेते थे ना कि सेम टाइप के बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 रहता था, तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज करते थे, डेल्टा EN 0 होगा, है ना। तो दोनों एटम एक दूसरे को 0 देते थे, बट वो कंडीशन तभी एप्लीकेबल है
इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ एटम आर सिमिलर, है ना। बट अगर कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन अगर अलग हो जाए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पर डिपेंड करता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर पे। जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर हाई होगा वो एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो सेम टाइप के एटम के मिड में भी अगर कहीं पे बॉन्ड दिख रहा हो और हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंस दिखे ना, देन उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर का लॉजिक यूज करते हैं। H2HO3 जो है ना, आप किसी भी एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिए हो, है ना, मान लो कि मैंने इसको कर दिया। अब अगर इस सल्फर का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो दो लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर दिख रहा होगा, डेट मींस इट विल बी sp2। अगर सेंटर पे सल्फर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो ये sp3 है। अब sp2 और sp3 में मोर नेगेटिव कौन सा, जिसका परसेंटेज इस करेक्टर हाई, है ना, मींस sp2 इज मोर नेगेटिव देन sp3। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन भाई। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो सल्फर है ना, इसके रीजन से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। एक सल्फर -2 में रहता है और दूसरा सल्फर +6 में रहता है। एक बार इसको देखिए, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एक बार इस कंपाउंड को देखना भाई, कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लो, रिडॉक्स में मैंने ये करवाया हुआ है, अभी फिर से एक्सप्लेन कर दिया। चार्ज वाला फंडा रिपीट कर दीजिए। कौन सा? हेलो, मैं फिर से देखो इधर बना के समझाता हूँ आपको। देखे ना, HOS डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड OH, यही लिखेंगे स्ट्रक्चर। इसमें किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? नहीं है सर। अब देखिएगा, सल्फर का अगर ये सल्फर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा सब चेक करना है। तो आपके माइंड में ये आता है ना, जैसे ओ डबल बॉन्ड ओ रहता था तो हम बोलते थे ये जीरो क्योंकि डेल्टा एन का वैल्यू जीरो है ना। सेम टाइप के बॉन्ड में ना हमें अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ये डिसाइड करना पड़ता है भाई कि कहाँ पे जीरो होगा, कहाँ पे जीरो नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए ये सल्फर है, तो इस सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या दिख रहा होगा आपको, sp3। इस सल्फर का हाइब्रिडेशन sp2। इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई नहीं है कंफ्यूजन? सर। नहीं है। नहीं। अब जिसका परसेंटेज करेक्टर हाई रहता है उसको क्या बोलते हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। हाँ सर। ठीक है, तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज करेक्टर हाई रहेगा हम क्या बोलेंगे, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसका हाइयर है ना, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा। तो इन दोनों सल्फर में ना हम क्या बोलेंगे, इस सल्फर में -2 चार्ज आ रहा होगा, इस पे प्लस का 2 चार्ज आ रहा होगा। ये लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। इस रीजन से हम ये बोलते हैं कि जब भी अगर थायोसल्फ्यूरिक एसिड की बात करें ना, तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड में दो डिफरेंट टाइप के सल्फर एटम प्रेजेंट है ना। एक सल्फर -2 में है, दूसरा सल्फर +6 में रहेगा। कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में, किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। नोट डाउन करिए। ये समझ में आ गया था, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें अपन। तो कुछ हाँ सर। कंफ्यूजन है? ओके, नेक्स्ट है थायोनिक एसिड। तो थायोनिक एसिड के लिए ना हम दो टाइप के फॉर्मूले का यूज करते हैं, या तो H2SN+2O6 होगा या फिर H2SNO6 होगा, है ना। अगर n का वैल्यू जैसे जीरो कहीं पे आ गया तो इस केस में हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना।
इन जनरली फर्स्ट वाला ही यूज करते हैं ना, जीरो के केस में सेकंड वाला यूज नहीं होगा। बट कुछ कुछ ऐसे भी थायोनिक एसिड दिखेंगे जिनका फॉर्मूला H2SNO6 जैसे भी होता है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? हेलो। नहीं सर। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। तो हमें अगर ये पता चल गया है कि ये किस टाइप का ऑक्सी एसिड है, तो हम इनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड से, तो जनरली लिंकेज के रिलेटेड पूछा जाएगा कि कहाँ पे भाई एसओएस लिंकेज है, कहाँ पे पीओपी लिंकेज है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। लॉजिक समझिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जब भी अगर सेंट्रल एटम एक ही रहे, है ना, और तो सिंगल एटम के केस में ना, जैसे सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपको ये दिख रहा होगा। और ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं ना, अकॉर्डिंग टू देयर बेसिसिटी ड्रॉ कर देते हैं, है ना। जैसे H2SO4 में बेसिसिटी 2 है, अब बेसिसिटी कैसे डिफाइन करेंगे ऑक्सी एसिड का? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड। मेरा वॉइस क्लियर है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका बेसिसिटी 2 था, हमने सल्फर के साथ 2H बॉन्ड लगा दिया, बचा क्या, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दिया। H3PO4 है, तो इसका बेसिसिटी 3 होता है, तो ये OH 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 दिखा, यहाँ पे P डबल बॉन्ड हो गया। कंफ्यूजन? पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। नेक्स्ट है, अगर कहीं पे ऑक्सी एसिड ऐसा रहे जिसमें सेंट्रल एटम मोर देन वन रहे, जैसे लिखा हुआ टू सेंट्रल एटम, एंड सराउंडिंग एटम का वैल्यू ना ऑड नंबर में रहे, देन दैट ऑक्सी एसिड मस्ट कंटेन्स EOE लिंकेज, है ना, जहाँ पे ई किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल एटम को, है ना। मान लो कि Cl2 होता बना के, सेंट्रल एटम कितने दिखे आपको, दो। सराउंडिंग एटम कैसा है, ऑड, मतलब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, इसमें ClO Cl लिंकेज रहेगा, तो पहले आप इस लिंकेज को बना देना, एंड जो रिमेनिंग एटम बचा ना, उसको यहाँ पे लिखना है। तो क्या बचे होंगे अपने पास, 6 ऑक्सीजन, है ना। 6 ऑक्सीजन को हम एक एक क्लोरीन पे तीन तीन डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन लगा दिए, बन गया स्ट्रक्चर। कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है? भाई इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? नहीं है। Mn2O7 सपोज आया, है ना। सेंट्रल एटम दो, सराउंडिंग एटम ऑड, फिर से क्या बोलेंगे, EOE लिंकेज, MnO Mn लिंकेज बन गया, 6 ऑक्सीजन रिमेनिंग रहा, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दो। क्लियर? हाँ सर। अब मान लीजिए कहीं पे Si2O7 - 6 अगर आ गया, सराउंडिंग एटम ऑड है, सेंट्रल एटम दो है, फिर से वही लॉजिक लगेगा, है ना। EO लिंकेज रहेगा, तो SiO लिंकेज अपन ने लगा दिया, और अभी -6 चार्ज है, तो वो ऑक्सीजन पे हमें प्लेस करना पड़ेगा, है ना। हमारा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। देन अगर N2O5 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ना, तो N2O5 में सराउंडिंग एटम ऑड है एंड सेंट्रल एटम दो दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे भी हमने एक NON लिंकेज बना दिया है, और रिमेनिंग जो ऑक्सीजन है ना, उसको यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। अब ये जो बॉन्ड रहेगा ना, इस बॉन्ड का नेचर कोऑर्डिनेट आया है। क्यों कोऑर्डिनेट आया, लॉजिक समझना। नाइट्रोजन क्या कर सकता है, तीन ही बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ना, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकता है। नंबर ऑफ बॉन्ड की अगर बात करें ना, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बना सकता है नाइट्रोजन, 5 ही बना सकता है, सॉरी 3 में ही बना सकता है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होगा, बट नंबर ऑफ बॉन्ड नाइट्रोजन कितने बना सकता है, 3 बना सकता है। तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑक्सी एसिड ना, द नेचर ऑफ बॉन्ड विल बी कोऑर्डिनेट, है ना। एक बॉन्ड क्या बनने वाला, कोऑर्डिनेट बनने वाला। कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है भाई?
तो रिपीट कर दीजिए। नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 10⁵ होता है, बट नाइट्रोजन कहीं पे भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना। अब यहाँ पे ये 5 बॉन्ड बनता हुआ तो नहीं दिखेगा ना, यहाँ डबल बॉन्ड तो आप रख नहीं सकते हो, तो हमने एक बॉन्ड को क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट बना दिया। अब ये क्लियर है। हाँ सर। नेक्स्ट टाइप है, इफ सेंट्रल एटम इज 2 एंड सराउंडिंग एटम इन इवन नंबर, then that compound have EE linkage और EOOE linkage, है ना। अब E linkage कब होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन रेंज रहे, और जब आउट ऑफ रेंज आ जाए तो वहां पे पेरोक्साइड बॉन्ड रहता है ना। तो उस केस में EOOE बन जाएगा, ये वाला फंडा। कब यूज कर रहे हैं, जब आउट ऑफ रेंज रहे, है ना। अगर आउट ऑफ रेंज नहीं रहेगा देन ई लिंकेज की बात करेंगे, अगर आउट ऑफ रेंज है तो EOE लिंकेज की बात करेंगे। तो Cl2O6 का स्ट्रक्चर में देखना है, तो सेंट्रल एटम 2 है, सराउंडिंग एटम 6 है ना। तो हमने यहाँ पे ई पहले चेक करते हैं, -12 +12 +6 विद इन रेंज है, हाइड्रोजन का मैक्सिमम प्लस का 7 होता है ना। तो हम यहाँ पे ई लिंकेज बना दिए, 3 ऑक्सीजन को यहाँ पे प्लेस कर दो। बट अगर मान लो कि कहीं पे H2OH आ गया, जिसको मार्शल्स एसिड या परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड अपन बोलते थे, इसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना तो ये -16 +12 यहाँ आएगा +14, दैट मीन्स एक सल्फर प्लस के 7 पे जो रेंज के बाहर है ना। तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया, SOOS लगा दिया है। अब इसका बेसिसिटी 2 था तो 2H हमें यहाँ पे रखने पड़ेंगे, रिमेनिंग जो बचा वो अपने इधर लगा दिया होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है। नहीं सर। नेक्स्ट है कि सेंट्रल एटम इज मोर देन 2 and surrounding atom is equal or even greater than central atom ना, then structure will be cyclic always, है ना। कैसे, जिसमें मान लो ये स्ट्रक्चर है C3N3NH2 का होल साइज, इस एसिड को बोलते हैं साइनोरिक ट्राइअमाइन। क्या बोलते हैं, साइनोरिक ट्राइअमाइन, या इसी को बोलते हैं मेलामाइन, है ना। साइनोरिक ट्राइअमाइन या फिर बोलते हैं इसको मेलामाइन। तो जेई में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसके पास कितने लोन पेयर रहते हैं, है ना। हमने क्या बताया आपको कि जब भी अगर सेंट्रल एटम कितने दिख रहे हैं, अब कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम है 3, और सराउंडिंग एटम या तो 3 रहने चाहिए फिर, या 3 से ज्यादा। स्ट्रक्चर साइक्लिक बनेगा। साइक्लिक की स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना है कि अल्टरनेट पोजीशन पे कार्बन और नाइट्रोजन को प्लेस कर दीजिए आप, है ना। ये आपने प्लेस कर दिया। अब सेंट्रल एटम लिस्ट निगेटिव था तो कार्बन ही होगा, कार्बन पे एक टर्मिनल लगा दो, 3 NH3 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 कार्बन पे लग गया होगा। अब नाइट्रोजन के पास ये डबल बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना। यहाँ पे एक ही बनता हुआ दिख रहा था, तो जहां जहां नाइट्रोजन है वहां अल्टरनेट पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि साइनोरिक एसिड में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। तो आप क्या बोलोगे, ये जो नाइट्रोजन है ना, इन नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा होगा आपको, sp2। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा होगा आपको, sp3। एंड नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करें ना इस कंपाउंड में, नंबर ऑफ लोन पेयर हम क्या बोलेंगे भाई, टोटल 6 लोन पेयर दिख रहे होंगे। कोई कंफ्यूजन, इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन। नहीं है सर। चलिए इधर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपन मूव करेंगे कंपाउंड ऑफ, सेकेंड कंपाउंड ऑफ सल्फर, दैट इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड इज कलरलेस गैस हैविंग पंजेंट स्मेल, एंड इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, आपने बॉन्डिंग में किया हुआ है तुमने, है ना, कि सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं, एक लोन पेयर रह गया। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, ज्योमेट्री विल बी प्लेनर, एंड सॉरी एंड एक्सल ज्योमेट्री विल बी बेंड, है ना, ये बोल सकते हैं, या शेप इज बेंड बोल दो आप।
अब हम ये कैसे बनाते हैं, SO2 का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो जहां पे आपने सॉल्ट एनालिसिस में SO2 वाला फंडा देखा था ना, कि सल्फर का आइडेंटिफिकेशन या SO2 का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है ना, वो अपन ने किया हुआ है इस वाले फंडे को, है ना, एक बार सॉल्ट एनालिसिस में। लेकिन फिर से एक बार इसको यहाँ पे भी मैं लिखा दिया हूँ, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये मेथड है प्रिपरेशन का SO2 का, कि कॉपर का रिएक्शन हम किसके साथ करवा देते हैं, कंसंट्रेटेड और के साथ करवा देते हैं, है ना। तो सॉरी, कार्बन का, तो कार्बन जो होता है ना, पहला कॉपर वाला रिएक्शन देख लेते हैं, देन कार्बन पे आएंगे। कोई भी ऐसा मेटल जो हाइड्रोजन के नीचे रहे रिएक्टिविटी सीरीज में, ये हाइड्रोजन है, और इसके नीचे क्या दिख रहा है आपको, क्यों की आगे और पिटाई। ये और पिटाई तो रिएक्ट करता नहीं है भाई। और कंसंट्रेटेड H2SO4 जो था ना, तो आपको अगर याद हो तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था, याद है भाई, हाँ सर। ऑक्सीडाइजिंग एसिड एसिड। ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, सल्फर अगर +6 में है और ये कॉपर 0 में है, तो ये कॉपर को कहाँ पहुंचा देगा, Sk2 में। इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, है ना। तो जब भी हम कोई भी ऐसा मेटल जो हाइड्रोजन के नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, एक्सेप्ट प्लेटिनम एंड गोल्ड, है ना, इनका रिएक्शन अगर हम H2SO4 के साथ करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट NSO2। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, हेलो, नहीं है सर। नहीं है, ओके। सेकेंड है, अगर नॉन मेटल के साथ हम रिएक्शन करवाए ना, तो अभी भी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। कार्बन है तो कार्बन का भी ऑक्सीडेशन रेट आप क्या बोलोगे, 0 है। ये ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा, हाईएस्ट पे, दैट इज +4 गया। और सल्फर भी +6 से कहाँ आ रहा होगा, +K4 में आ रहा होगा। तो हम एक लॉजिक ये बोल देते हैं कि जब भी अगर कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन के बिलो आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज, उसका रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमारे पास SO2 मिलता है और साथ में सॉल्ट बन जाएगा। अगर कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन अगर हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्साइड बनाएगा और SO2 एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है भाई, इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, हेलो। नहीं है सर। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल मेथड की अगर बात करें ना, कि SO2 का इंडस्ट्री में कैसे प्रिपरेशन होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं फूल्स गोल्ड का, है ना, कि आयरन सल्फाइड गोल्ड। एक क्वेश्चन में रिडक्स में ये भी पूछ लेता है ना, कि कितने ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें डाई सल्फाइड लिंकेज रहे। तो उसमें एक ये फेमस कंपाउंड भी आपने रिडॉक्स में पढ़ा है, FeH2, अपन ने डिस्कस किया था ये। FeH2 का स्ट्रक्चर ये होता है, इसको बोलते हैं पर सल्फाइड लिंकेज। क्या है ये, पर सल्फाइड लिंकेज। ये -1, ये -1, ये +2 में है ना। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेगा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन सल्फर सल्फर लिंकेज। उसमें एक ये FeH2 कॉमन रखता है, एक अभी जो H2H2O3 जो डिस्कस किया ना, वो भी एक कॉमन था, उसमें भी सल्फर सल्फर लिंकेज अपने को दिख रहा था, है ना। अगर सल्फर सल्फर लिंकेज पूछे ना, तो सल्फर सल्फर बॉन्ड की बात करेंगे। और अगर कहीं से हमें पर सल्फाइड लिंकेज अगर पूछ लिया, है ना, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पे -1 रहे ना, हमें उसके अकॉर्डिंग तो चलना है। कोई कंफ्यूजन, नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 दिख रहा होगा, जो इसका ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। सल्फर -2 से +6 जाता है, +6 में ये OH होता है, -2 में ये RA होता,
अब ये इन बिटवीन है तो ये दोनों की तरह करे एक्ट करेगा, एक्ट एज बोथ ओ एंड आर ए। कोई कंफ्यूजन? तो नहीं है। कहीं पे भी SO2 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा होगा ना, तो ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा, दैट मींस +6। सॉल्ट में अपन डिस्कस किया हुआ इस कंसेप्ट को। एंड इफ SO2 becomes reducing एजेंट ना, तो ये अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाता है। और अगर स्ट्रांग रहे ना, तो स्ट्रांग में ये माइनस के ड्रॉप पे पहुंच जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अगर हाईएस्ट वाले से अगर रिएक्शन करवाते हैं आप, तो ये कहाँ, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग से करवाएंगे तो +6। हर जगह ये +4 में है, ये भी +4 में है, ये भी +4। रिड्यूसिंग एजेंट रहा तो जहाँ सॉल्ट अपने किया है ना, सॉल्ट में सेम रिएक्शन लिखा हुआ, रिपीट कर रहा हूँ मैं जस्ट उसको, ये जीरो। और ये कहाँ पे चला जाएगा भाई, +4 से -2 में चला जाएगा। एक क्वेश्चन और, ये भी मैंने सॉल्ट में आपको करवाया हुआ है ना, जस्ट यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं अपन। ये SO2 का जब एक्वस सॉल्यूशन अपन लेंगे ना, तो ये माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन एटम। कोई कंफ्यूजन? फिर इधर नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्मेशन होगा ना। हाँ, नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा और यही होता है ब्लीचिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, हाईली रिएक्टिव रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपसे कि SO एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2 विल एक्ट एज, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट। अगर ये पूछा जाए कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2 विल एक्ट एज अ माइल्ड ब्लीचिंग रिएजेंट, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, हम क्या बोलेंगे, आंसर विल बी नेसेंट हाइड्रोजन। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। SO2 ना Cl के साथ चारकोल के प्रेजेंस में रिएक्ट करके SO2Cl2 बनाता है, इसको बोलते हैं गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। इसने क्लोरीन को एब्जॉर्ब कर लिया है ना। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए ना कि गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एक्ट एज अ गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट, तो आंसर क्या बोलोगे आप? SO2Cl2। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? तो नहीं है। लास्ट SO2 के साथ अगर O2 का रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ B2O5, है ना, तो इससे बनता है अपना SO3 बन जाता है ना। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्लियर? इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं भाई, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? तो नहीं है। द नेक्स्ट कंपाउंड इज H2S। H2S में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता है भाई, ये बनता कैसे है ना। तो जिस एपरेटस में हम H2S बनाते हैं ना, उस एपरेटस को बोलते हैं किप्स एपरेटस। एपरेटस में क्या होता है कि आयरन सल्फाइड आप लेके चलते हो, आयरन सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है, और हम इसमें ऐड कर देते हैं कोई भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, है ना, जैसे डाइल्यूट SO4 या डाइल्यूट HCl। तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का मतलब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एनाइन इसके कैटाइन के पास जाएगा, इसका एनाइन इसके कैटाइन के पास जाएगा। प्रोडक्ट क्या बना, H2H एंड FeSO4 गया। अगर HCl लोगे तो H2S एंड FeCl2 बनने वाला। कोई कंफ्यूजन? पहला मेथड जो है ना, ये हम बोलते हैं भाई इसको किप्स एपरेटस में हम H2S का फॉर्मेशन करते हैं। कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? नहीं है सर। देन अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम H2S रिलीज हुआ है या नहीं रिलीज हुआ है। तो सॉल्ट में अपन ने पढ़ा था H2S के आइडेंटिफिकेशन का टेक्निक, कि हम क्या करते हैं ना, इसी किप्स एपरेटस के सामने ना दो पेपर लेके जाते हैं, कैडमियम एसीटेट का पेपर और एक लेड एसीटेट का पेपर। अगर कैडमियम एसीटेट का पेपर येलो कलर का अगर हो गया, है ना, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, जो गैस रिलीज हुआ वो H2S है।
अगर लेड सल्फेट का पेपर ब्लैक कलर में कन्वर्ट अगर हो गया, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे भाई, हमारा जो गैस रिलीज हो रहा था वो H2S है ना। और अगर ये आइडेंटिफिकेशन शो नहीं करता है, ऐसा प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे H2 गैस हो भी सकता है या कोई रिमेनिंग दूसरा गैस भी निकल सकता है। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? सर नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? सल्फर अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2S इज वीक एसिड है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर हम इसका रिएक्शन ना SO2 के साथ करवा दे तो SO2 क्या है, OA, ये है RA, है ना, ये लोएस्ट है तो रिड्यूसिंग होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइजिंग की तरह एक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे भाई, सल्फर -2 से कहाँ जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा इसका, जीरो में गया। सल्फर माइनस से कहाँ जाएगा, जीरो में, है ना। और फिर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बनाया होगा सल्फर। इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो सामने वाले का हम के अकॉर्डिंग टू बोल देंगे H2O का फॉर्मेशन हो रहा होगा। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि अगर SO2 गैस हम H2S से पास करवाएंगे ना, या SO2 और H2S का एक्वस सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं, तो व्हाइट येलो कलर का अगर टर्बिडिटी दिखने लगे सॉल्यूशन में ना, दैट मीन्स हम बोलते हैं सल्फर जो है वो डिपॉजिट हो रहा होगा। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? अरिजीत भाई सर यहाँ पे नहीं कोई है। नेक्स्ट है कि SO2 के लिए ना हम ड्राइंग एजेंट कैल्शियम क्लोराइड या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि विच कंपाउंड विल नॉट एक्ट एज ड्राइंग एजेंट इन केस ऑफ H2S, है ना। तो आंसर हम बोलते हैं भाई H2SO4 यूज नहीं होता है। क्यों नहीं यूज होता, लॉजिक समझना। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हाईएस्ट है, यहाँ पे सल्फर -2 लोएस्ट है ना। तो एक है भाई एक है RA, क्या हो जाएगा, रेडॉक्स, है ना। तो ड्यू टू रिएक्शन टेंडेंसी ना हम क्या बोलते हैं कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा। एक सल्फर जीरो में जा रहा है, दूसरा सल्फर +4 में जा रहा होगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन? सर इसमें रिएक्शन में दिक्कत किधर हो रहा है? सर डिहाइड्रेटिंग मतलब वाटर निकलना ना वाटर रिएक्शन निकालना, से। हाँ। हाँ, तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2S से रहा ना, उससे वाटर नहीं निकाल पाता है ये, है ना। आप CaCl2 और Al2O3 कर लेता है भाई। आप तो रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप लिखे हैं तो H2O लास्ट में। H2O है ना, मतलब ये ड्राई मोड में नहीं जाता है ना। हेलो, हाँ सर बोलिए। ये एब्जॉर्ब, ये केमिकल रिएक्शन हो गया। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या, सिर्फ वाटर जो मॉलिक्यूल है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्या? हेलो, समझ गए, हाँ सर समझ गए। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, इसलिए डिहाइड्राइंग एजेंट की तरह यूज नहीं करना होगा। क्लियर है ये? हाँ सर समझ गए। नेक्स्ट है अपना H2SO4। तो इसमें तो थोड़ा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं कि H2SO4 जो है ना भाई, इसका प्रपोर्शन हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू करते हैं, है ना। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस में दो रिएक्शन रहेंगे। SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये बनाता है SO3, एंड रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। एंड सेकेंड स्टेप में यही SO3 का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे ना, तो वो क्या बना देगा, H2SO4 का फॉर्मेशन कर देगा। ये पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? एक बार हाँ या ना कोई तो बोलिए भाई, रिप्लाई करिए। ये पॉइंट क्लियर है? सर क्लियर है। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें ना, तो H2SO4 इज गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। देन
ये कहीं से भी वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लेगा, जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज से वाटर निकाल के कार्बन में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो ग्रोथ से अगर निकाला तो ये भी कार्बन में कन्वर्ट हो गया, फॉर्मिक एसिड से अगर ये निकालता है तो सीओ में कन्वर्ट होता है। अब ऑक्जेलिक एसिड का क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ऑक्जेलिक एसिड के साथ अगर हम H2SO4 का रिएक्शन करवाएंगे ना, तो कौन कौन सा गैस रिलीज होगा, तो आप क्या बोलोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग मतलब वाटर निकालने हैं, और ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेता है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नहीं है सर। नहीं। देन एक क्वेश्चन और यहाँ से बनाता है कि P2O5 जो होता है ना भाई, वो H2SO4 से भी बेटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना। तो ये क्या करेगा, इसी के वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिल रहा होगा अपने को, H3 मिल जाता है। ये पॉइंट क्लियर? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? सर नहीं है। नहीं। ओके, नेक्स्ट है Na2H2O3.5H2, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का जो फॉर्मेशन होता है ना, बनाते कैसे हैं, सोडियम थायोसल्फेट बनाने के लिए हमें Na2SO3 का रिएक्शन सल्फर के साथ करवा देना रहता है, तो ये Na2SO3 बना लेगा। अब मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो आपसे थर्ड वाला क्वेश्चन पूछता है, थर्ड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि अगर हम सल्फर का रिएक्शन ना बेसिक मीडियम में अगर करवा दिए, है ना, तो सल्फर का यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स हो जाता है। देखना, सल्फर यहाँ पे क्या था, जीरो में था, जीरो से ये कहाँ जा रहा है, -के 2, और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, +के 2 में दिख रहा होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सल्फर ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग अल्कली, है ना, टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो हम क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स हो जाता है। कोई कंफ्यूजन? पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? नहीं है। नेक्स्ट फैमिली की बात अपन करते हैं। नेक्स्ट फैमिली हैलोजन फैमिली, है ना। हैलोजन फैमिली को अपन ग्रुप 17 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हैलोजन का जो मीनिंग होता है ना, हैलोजन का मीनिंग होता है भाई सॉल्ट प्रोड्यूसर, है ना। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो है, एलिमेंट है ना, जो सॉल्ट प्रोड्यूस करे, हम उसको बोलते हैं हैलोजन। तो हैलोजन में चार पांच एलिमेंट की अपन बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। इसमें एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव होता है एंड लेस परसेंटेज में अवेलेबल है। तो इन जनरली जो रिएक्शन में आपको दिखेंगे ना, वो चार ही हैलोजन दिखते होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना। तो अगर एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा, तो कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्वेश्चन पूछ लेता है। जो फंडा अपन ने ऑक्सीजन फैमिली के लिए यूज किया था, जो फंडा हमने नाइट्रोजन फैमिली के लिए यूज किया था, वही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं, है ना। कि भाई फॉर पीरियड नंबर 2 3 ना, जो थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होते हैं, हाई होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड पीरियड, है ना, ड्यू टू लेस रिपल्सन। यही था ना भाई। तो हमें ये पूछा जाता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट है ना, कौन सा है, आंसर क्या बोलोगे, क्लोरीन है ना। या पूछे कि कहीं पे सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होता है, तो आप क्या बोलोगे, क्लोरीन का होता है। ये पॉइंट क्लियर है? ये कॉमन क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ना। तो मैंने वही फंडा यहाँ पे लिख दिया है। अगर निगेटिविटी की बात करें तो निगेटिविटी फ्लोरीन का हाइयर होगा, है ना। निगेटिविटी में ओनली अट्रैक्शन फोर्स को कंसीडर करते हैं। अगर गेन एंथैल्पी की बात करें ना,
तो इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स को कंसीडर किया जाता है, इसलिए गेन एंथैल्पी क्लोरीन का हाई होता है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का हाई होता है। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल एंड क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? हेलो, रिपीट कर देंगे? रिपीट करते, देखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ना हम दोनों फंडा जो मैंने सिखाया था आपको, है ना, कि इस छोटे वाले का, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर वही वो लिख दिया हूँ, यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्लोरीन और यहाँ लिख दो आप क्लोरीन। तो समझ गए, समझ समझ गए, गए? समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये चेंजेस आ गया अपने पास, है ना। जबकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो नेगेटिविटी में सिर्फ अट्रैक्शन की बात करते हैं, है ना, इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होता है। क्लियर ये? कोई कंफ्यूजन भाई किन्हीं का? एक बार हाँ या ना करिए कुछ। सर नहीं है। नेक्स्ट, बॉन्ड एनर्जी, ये फेमस क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। बॉन्ड एनर्जी था ना, वो दो पे डिपेंड करता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर रिपल्सन फॉर n इक्वल्स टू 2 एलिमेंट। क्लोरीन का ना क्लोरीन से कम होना चाहिए था, है ना, बट क्लोरीन बहुत ही छोटे एटम है और इसके ऊपर तीन तीन लोन पेयर है ना। तो ड्यू टू 3 लोन पेयर ना इसमें रिपल्सन फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। तो हम बॉन्ड एनर्जी का जो फंडा है ना, क्लोरीन का सबसे हाई, देन ब्रोमीन यूज करते हैं एंड थर्ड नंबर पे कौन पहुंच जाता है भाई? क्लोरीन आ जाता है। कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? नहीं है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एमपी एंड बीपी, है ना। तो फ्लोरीन क्या होता है भाई? गैस, है ना, कैसा कलर है? पेल येलो। क्लोरीन इज गैस, कैसा कलर है? ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन इज लिक्विड, रेडिश ब्राउन लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड, है ना। तो एमपी एंड बीपी, जिसमें एक्सट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा सॉलिड है तो इसका एमपी एंड बीपी हाइयर होगा। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एमपी एंड बीपी इंक्रीजेस। क्लियर? अब देखो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि हैलोजन, हैलोजन जो है ना भाई, हैलोजन का एटॉमिक नंबर अगर देखेंगे आप, है ना, तो F2 में हर जगह आपको इवन मिल रहा होगा, F2 18, Cl2, है ना। हेलो, तो ये क्या होना चाहिए था? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि लॉजिक ये रहता है कि जिसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसा दिख जाए ना, उनका नेचर क्या था? डायामैग्नेटिक। बट हैलोजेंस आर एंड डायामैग्नेटिक कंपाउंड आर कलरलेस। डायामैग्नेटिक कंपाउंड आर कलरलेस, पर जितने भी हैलोजन है वो कलर्ड होते हैं। तो ये पूछ लेगा कि वाई हैलोजन आर कलर्ड। तो इसका लॉजिक अपने केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में किया हुआ था, और लॉजिक क्या लिखा हुआ था? होमो होमो लुमो ट्रांजिशन, है ना। तो हैलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू होमो लुमो ट्रांजिशन। अब ये होमो लुमो ट्रांजिशन क्या होता है? होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लुमो का मतलब है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ट्रांजिशन का मतलब होता है एनर्जी चेंजेस, है ना। तो जब भी इन दोनों स्टेज में एनर्जी का ट्रांजिशन होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के रीजन से इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, वो अनपेयर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, है ना। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स उसका नेचर क्या होगा? कुछ ना कुछ उसमें कलरलेस कलर का फंडा आ जाएगा। तो एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाई हेलोजन आर कलर्ड, तो आप क्या बोलोगे लॉजिक? ड्यू टू होमो लुमो ट्रांजिशन। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? नहीं इस है पॉइंट, कंफ्यूजन। नेक्स्ट है फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं ना भाई, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा था। जबकि ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं ना, वो स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। बट अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की अगर बात करेंगे तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल हो जाते हैं।
अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इनमें ये सॉल्युबल होते हैं। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे है कोई कंफ्यूजन? अरिजीत, कोई कंफ्यूजन है भाई यहाँ पे? सर नहीं है। नेक्स्ट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें ना, तो फ्लोरीन ना जनरली एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -1, एंड अदर हैलोजेंस ना -1, +1, +3, +5 एंड +7 ये पॉजिटिव भी शो करते हैं। तो ओनली निगेटिव जो कौन शो करता है? फ्लोरीन। अदर हैलोजेंस निगेटिव भी शो करेंगे और पॉजिटिव भी शो करेंगे, है ना। हम यहाँ पे -1 भी लिख सकते हैं, -1 भी शो करता है। तो हैलोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दो ही कंडीशन में शो करेगा, है ना। या तो वो कंपाउंड क्या रहना चाहिए? इंटर हैलोजन कंपाउंड, या फिर ऑक्साइड्स या ऑक्सी सॉल्ट या फिर ऑक्सी एसिड्स। तो ये दो कंडीशन है, अगर ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा हो या इंटर हैलोजन कंपाउंड बना रहा हो, तभी ऑक्सीजन प्लस वाला शो करता है। अगर नहीं दिख रहा होगा, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं कर रहे होंगे, देन उस कंडीशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव नहीं होगा। अब इनका अगर हम बैलेंसी जो देखेंगे ना, वो -1, +1, +3, +5 एंड +7 था। बट क्लोरीन और ब्रोमीन के कुछ ऐसे भी कंपाउंड पॉसिबल होते हैं जो +4 और +6 भी शो करते हैं, है ना। तो ये कब शो करेंगे? इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड एंड ऑक्सी सॉल्ट्स ओनली। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? नहीं है सर। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव। अब टॉप टू बॉटम अगर मूव करोगे ना, तो इसका रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। क्यों? लॉजिक वही है। फ्लोरीन फ्लोरीन में रिपल्सन बहुत ज्यादा था, अनस्टेबल है, ब्रेक होने की टेंडेंसी शो करेगा और रिएक्ट करने की टेंडेंसी शो कर लेता है। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, हर साल पेपर में पूछने के चांसेस रहते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करें ना, तो हम क्या बोलते हैं? फ्लोरीन होता है ना। कि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन पीरियोडिक टेबल। कोई कंफ्यूजन? एंड टॉप टू बॉटम अगर मूव करोगे, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होता है वो डिक्रीज करता है, मतलब फ्लोरीन सबसे बेटर है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा हैलोजन किस हैलोजन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है। तो अगर कहीं पे फ्लोरीन लिखा मिले ना, तो फ्लोरीन किन किन को रिप्लेस कर सकता है? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्लोरीन किनको कर सकता है? ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ब्रोमीन किसको कर सकता है भाई? आयोडाइड को रिप्लेस कर सकता है। कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? एक बार हाँ नहीं। या ना करो। नहीं। नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन विद वाटर। तो अपने देखा था कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना। तो फ्लोरीन तो विग्रसली रिएक्ट कर लेगा, है ना, O2 निकाल देगा। बट क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं ना, वो वाटर के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स शो करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट आपसे, है ना। और आयोडीन का रिएक्टिविटी बहुत कम था, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, नो रिएक्शन बोलेंगे। इस पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों का? इस सर पॉइंट में नहीं कोई है। नहीं। सर नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो टॉप टू बॉटम ये क्या बनाएगा? हाइड्रो एसिड। और फ्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा था, तो एफ का हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल, देन Cl, देन Br, देन आई हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा होगा। अब सर यही वो एच आई तो लॉजिक। नॉर्मली सर एच आई तो नॉर्मली प्रेजेंट ही नहीं रहता। कौन सा? हाँ, HF तो प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो ये हाइपोथेटिकल अपन ने ले लिया है। ठीक है। तो आपसे ये सर और पूछता है एच आई भी। HI रहता है भाई मेरे, है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर लेगा, बट वो रहेगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। ठीक। हाँ वही रिवर्सिबल वाला बोल रहे थे। HI जो है ना, वो सबसे बेटर एसिड होता है, ये इजिली एचनेस दे देगा। एंड स्टेबिलिटी की अगर बात करें, तो ये अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसा था, तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? HF का स्टेबिलिटी हाइयर। कोई कंफ्यूजन?
कोई सर नहीं है कंफ्यूजन? कंफ्यूजन, नहीं है सर। ये लिक्विड फेज में रहते हैं, अदर तीन जो रहेंगे इन जनरली गैसियस फेज में रहते हैं। अब नोट की अगर बात करें ना, तो एक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछ लेता है वो है बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड, है ना। तो बाकी तीन तो भाई गैस थे, गैस का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, है ना। और एक लिक्विड है HF, तो HF में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू हाइयर रहता है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? सर नहीं है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ हम इनको रिएक्ट करें ना, तो पहले मैं फ्लोरीन की बात कर लेता हूँ। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो ही कंपाउंड बनाता है, OF2 एंड O2F2। अब इसमें जो स्टेबल है वो F2 है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, O2F2 अनस्टेबल होगा। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड ना यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, फ्लोरीन देने की टेंडेंसी शो करेगा, है ना। और इस फ्लोरिनेटिंग एजेंट का यूज ना हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं कि कहीं पे अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने रेडियो एक्टिव फ्यूल का यूज किया है एंड थोड़ा बहुत फ्यूल जो है ना उस न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर बच गया, तो न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है वो भाई, हेलो, मेरा वॉइस हाँ सर। क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। ओके। तो न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूल जो होगा वो तो भाई कहीं पे भी अल्फा बीटा डीके तो करने लगेगा, है ना। तो हम उसके इफेक्ट को कम करने के लिए जो न्यूक्लियर फ्यूल था ना उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम O2F2 डाल देते हैं। अब O2F2 डालोगे तो ये क्या करेगा, जो रिमेनिंग प्लूटोनियम था ना उसके साथ CuH6 बना लेता है ना। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर से रिमेनिंग फ्यूल को ऑब्टेन करने में जो केमिकल का यूज करते हैं वो केमिकल है अपना डाइऑक्सीजन डाइक्लोराइड O2F2, है ना। या इसको हम बोलते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक सर। ओके। नेक्स्ट क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की अगर बात करें, ये क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, +1 +3 +5 +7 -1 भी शो करेगा। तो बहुत टाइप के ऑक्साइड हमें मिलते हैं, जैसे मान लो कि ये प्लस का 1 है ना। ये क्या दिख रहा होगा आपको, प्लस का 6 दिख रहा होगा, ये प्लस का 4 है ना। ये प्लस का 7 दिख रहा होगा, ठीक ना। अब इनमें अगर स्टेबिलिटी की अगर बात करें ना, तो एक क्वेश्चन ये कॉमन है पूछ लेता है कि अगर हैलोजन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी की बात करें तो किसके कौन से हैलोजन का ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आयोडीन का ऑक्साइड जो है ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। हम थर्मोडायनामिकली और काइनेटिकली दोनों स्टेबिलिटी कंपेयर के बाद, इस पॉइंट करने के बाद यहाँ पे पहुंचते हैं कि आयोडीन के जो भी ऑक्साइड रहेंगे ना उनका स्टेबिलिटी सबसे हाईयर होगा। अब अगर हम कहीं पे इंडिविजुअल ऑक्साइड की अगर बात करें, जैसे मान लो कि ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन की बात करते हैं ना, तो क्लोरीन के केस में जो ऑक्साइड का स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना। दैट मींस एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन आल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेते हैं कि Cl2O4, है ना, इसमें क्लोरीन प्लस के 4 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो Cl2O4 क्या ClO2 का डाइमर होता है, एक क्वेश्चन ऐसा पूछेगा। तो आप क्या बोलोगे, Cl2O4 इज नॉट अ डाइमर ऑफ ClO2, ये याद रखना है स्टेटमेंट। ऐसा क्यों, तो हम बोलते हैं भाई ये जो नेचर में है ना वो इस फॉर्म में निकलता है, क्लोरीन Cl+ आयनिक कंपाउंड है, ये Cl+ एंड ClO4- है ना। तो कंपाउंड Cl+ दिखेगा, एक कैटाइन और एक एनाइन दिख रहा है, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्लोरीन पर क्लोरेट। क्या बोलेंगे भाई, क्लोरीन पर ये आयनिक फॉर्म क्लोरेट। में प्रेजेंट रहता है। हाँ हाँ, ये Cl+ और ClO4- के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये और सोर्स ऑफ आयनिक, हाँ, सोर्स ऑफ ये ClO4- है। इस आयनिक ठीक। कैरेक्टर के रीजन से ही हम लोग नहीं बोल पा रहे कि डायमंड नहीं है। हाँ हाँ, आयनिक के रीजन से ही नहीं बोल पा रहे हैं कि ये डाइमर है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? हाँ सर क्लियर है। ओके।
नेक्स्ट, जो ClO2 है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये गुड ब्लीचिंग एजेंट भी होता है ना। अब ब्रोमीन की अगर ऑक्साइड की बात करें ना, तो ब्रोमीन के ऑक्साइड जो होते हैं वो लीस्ट स्टेबल है अमंग हैलोजन ऑक्साइड, और ये ओनली लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेंगे। और अगर मान लो कि ये लिस्ट स्टेबल है, डेट मीन्स डिसोसिएट होने की टेंडेंसी शो कर रहा है, और जो भी कंपाउंड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी शो करेगा, डेट मीन्स वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट होगा। तो आपसे ये पूछा जाए कि कौन से हैलोजन का ऑक्साइड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, तो आप क्या बोलोगे? ब्रोमीन का ऑक्साइड। कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में? कोई कंफ्यूजन? नहीं है सर। नेक्स्ट अपन आते हैं आयोडीन पे, है ना। आयोडीन के केस में ना हमें ये तीन ऑक्साइड पे फोकस करना है, और सबसे ज्यादा I2O5 पे फोकस करना है ना। अब I2O7 का अगर कहीं भी पूछ ले, तो जो आज की क्लास में मैंने सिखाया था ना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ सेंट्रल एटम 2 है, सराउंडिंग एटम ऑड है, क्या रहेगा? EOE लिंकेज रहता था, तो IOI बना देंगे, और जितने भी ऑक्सीजन बचे उसको आयोडीन पे लगा दीजिए। क्लियर? इस पॉइंट हाँ में सर, कोई क्लियर है। कंफ्यूजन? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? नहीं है सर। नहीं है। देन I2O5 एक फंडा ये याद रखना आता है, सॉल्ट वाले में हमने ग्रुप नंबर 14 में किया था, और सॉल्ट एनालिसिस में भी ये पॉइंट किया है कि I2O5 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका यूज ना हम एस्टिमेशन ऑफ CO में करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को के एस्टिमेशन में ना हम I2O5 का यूज करते हैं। क्लियर है भाई ये? हेलो। हाँ सर, क्लियर है। देन हम इंडिविजुअल हेलोजन के प्रिपरेशन टेक्निक की बात करेंगे, है ना, कि फ्लोरीन का प्रिपरेशन कैसे होता है, क्लोरीन का प्रिपरेशन कैसे होगा। तो फ्लोरीन के प्रिपरेशन के लिए ना जो हम एक मेथड यूज करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं मॉइजेंस प्रोसेस, है ना। अब मॉइजेन प्रोसेस में क्या होता है, KHF2 का ना इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि F2 इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ विच कंपाउंड, तो हम आंसर क्या बोलेंगे? KHF2, है ना। और जिस प्रोसेस से अपन करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मॉइजेंस आपका प्रोसेस। स्क्रीन गायब हो गया। सर, मेरा आपका स्क्रीन का स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो रहा होगा सर, मेरा नेटवर्क इशू हो गया होगा हाँ, शायद। अब अभी दिख रहा है। अभी दिखा? अभी दिख हाँ रहा है सर, ना दिख भाई? गया। ओके ओके। तो क्लोरीन बनाने के लिए हम मॉइजेंस प्रोसेस का यूज करते हैं, या मॉइजेंस प्रोसेस होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे? KHF2 का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे ना, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करवाते हैं तो इससे हमें फ्लोरीन मिलता है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है भाई? मॉइजेंस प्रोसेस हाँ का सर, फंडा क्लियर है। क्लियर है? देन कुछ और मेथड है, ये मॉइजेंस प्रोसेस का केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है कि हम मॉइजेंस प्रोसेस के लिए क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप में कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा देते हैं। क्या होगा भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट, या ये H लेगा, बनाया होगा प्रोडक्ट कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन का फ्लोराइड। अब ये जो HF है ना, वो KF के साथ रिएक्ट करके बनाता है KHF2, है ना, एडिशनल प्रोडक्ट बना लेता है। एंड KHF2 में ना आयनिक कंपाउंड दिख रहा होगा, K प्लस और HF2 माइनस है। जब हम इस HF2 माइनस का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे ना, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? H2 और F2। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। सर। हाँ हाँ बोलिए। नेक्स्ट है अपना क्लोरीन, है ना। सर। तो बोलिए बोलिए। सर ऊपर KHF2 का इलेक्ट्रोलिसिस किया आपने,
फिर यहाँ पे फिर हम्म। HF2 आ रहा है प्रोडक्ट। नहीं, इसको हीट करने से के प्लस और HF2 माइनस आया। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस आप करवाओगे ना। हाँ। तो सॉल्ट क्या है कि HF2 है ना, हाँ उसी का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा होगा। सर फिर प्रोडक्ट भी सेम ही फॉर्म हो रहा है। हाँ, के प्लस तो क्या नीचे डिपॉजिट हो जाएगा ना, वाटर भी तो आप लेके चलोगे ना, ओ एच माइनस आयन। के प्लस और एच प्लस में डिपोजिशन टेंडेंसी पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हाँ सर। याद है कि एच प्लस के नीचे वाले अगर मेटल रहेंगे तो उनका डिपोजिशन होगा, और अगर उसके पहले वाले रहे तो हर केस में H2 ही निकलेगा। ठीक है सर। याद है भाई? यस सर। वही लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है कोई सर। कंफ्यूजन? नहीं। देन Cl2 की बात करते हैं। तो Cl2 के प्रिपरेशन में ना हम क्या यूज करते हैं भाई, NaCl के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 का सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट MnO2, है ना। तो जब हम MnO2 कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करेंगे ना, तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलता है, Cl2। रिमेनिंग और भी प्रोडक्ट बनेंगे, मैंने वो लिखा नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? सर। तो सबसे कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ Cl2 जो होता है ना, वो है NaCl का H2SO4 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? ये वाला पॉइंट लिखना है क्या कि के प्लस जो होगा इसका रिएक्टिविटी कम है? नहीं लिखो ना भाई, रिलेट कर पाए ना आप लोग? हेलो। हाँ सर, रिलेट कर पाए। देन कुछ और मेथड की है MnO2 का, जब Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Cl2। कि MnO4 का रिएक्शन अगर करवाओगे तब भी क्या मिलेगा, Cl2, है ना। मोल्टेन NaCl रहा तो इनका इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या मिलता था, Cl2। एक्वस NaCl रहा, इनके इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या मिलेगा, Cl2, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए फिर से यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, है ना। एक सेकेंड मेथड और यूज करते हैं, और जहां तक स्टार या हाईलाइटेड पॉइंट है ना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू में आपको सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। तो संडे का जो क्लास हुआ ना, सैटरडे या संडे का, सैटरडे के क्लास में ही मैं पीवाईक्यू भी डिस्कस करूंगा अपनी क्लास में ही, लास्ट 5 इयर्स के फीडबैक के, है ना। तो डेकोन्स सर प्रोसेस बोल की रहे अगर सर टेस्ट होगा। सर अ, संडे टेस्ट होगा। पता नहीं, शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक शिफ्ट हो जाए टेस्ट, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। सर मैथ्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। शायद तक पता चला है कि शायद नेक्स्ट वीक शिफ्ट हो जाएगा आपका टेस्ट। ठीक है। ठीक है सर। ओके। तो डेकोन्स प्रोसेस की अगर बात करें ना, तो HCl और O2 में CuCl2 एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन डेकोन्स प्रोसेस कैटलिस्ट क्या यूज होता है, तो हम बोलेंगे भाई कॉपर क्लोराइड, है ना। और प्रोडक्ट क्या मिलता है अपने को, Cl2 और H2O मिल जाते हैं यहाँ पे। कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई सर कंफ्यूजन नहीं है है। क्या? नहीं है। नहीं। ओके। तो 1 मिनट के लिए होल्ड करिएगा, मैं म्यूट करिए रहा हूँ मैं, 1 मिनट देख यार, यहीं से तो हो जाता। 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग।
हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करना आप लोग। अरिजीत, मेरा वॉइस क्लियर है भाई? हाँ सर क्लियर है। स्क्रीन भी दिख रहा है ना भाई? हाँ सर। ओके। तो जब हम क्लोरीन का रिएक्शन ना मेटल या नॉन मेटल के साथ करवाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज अगर देख लेते हैं, है ना, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो नॉन मेटल या फिर मेटल का क्लोराइड मिलेगा। ठीक है। अब जैसे रिएक्शन विद क्लोरीन की अगर बात करें, कुछ रिएक्शन देखते हैं अपन। जैसे मान लो कि H2 है ना, तो ये नॉन मेटल H2 का Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट अपना HCl। अगर H2S का Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे, प्रोडक्ट क्या बनने वाला अपना HCl प्लस S, है ना। लॉजिक ये रहता है कि अगर ये जीरो वाला है ना, तो Cl2 में भी जीरो दिख रहा होगा, तो ये कहाँ जाएगा, माइनस के वन में। ये कहाँ जाएगा भाई, जीरो से ये प्लस के वन में जा रहा होगा। रेडॉक्स टाइप का रिएक्शन। तो हर जगह क्लोरीन के रिएक्शन में ना हमें HCl कॉमन दिखेगा, है ना। और ये सामने वाले रिएजेंट को ना जीरो में पहुंचा देगा। जैसे -1 है, यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पहुंच गया होगा, C0 में पहुंच गया होगा। अगर हमें अमोनिया के साथ रिएक्शन अगर करवाना रहे, तो अमोनिया का रिएक्शन फेमस है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, PYQ में आपको दिख जाएंगे कि अमोनिया का रिएक्शन अगर हमने क्लोरीन के साथ करवाया और एक्सेस में अगर आप अमोनिया लेके चलते हो ना, देन प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, N2 मिलेगा, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। बट अगर आप मान लीजिए कि क्लोरीन को एक्सेस ले लोगे ना, तो इसमें हमें NCl3 मिलता है। और NCl3 एक्सप्लोसिव की तरह यूज होता है। अब इस रिएक्शन को आप कैसे याद रखोगे, तो नाइट्रोजन एक्सेस में है ना, तो एक्सेस नाइट्रोजन वाला प्रोडक्ट बनेगा, N2 बनेगा, है ना। और यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में है, तो जिसमें क्लोरीन ज्यादा है ना वो आंसर दिखेगा, तो 3 ही क्लोरीन एक्स्ट्रा लगा सकते हैं आप, तो NCl3 प्रोडक्ट बन जाएगा। आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो। क्लोरीन ज्यादा है तो ज्यादा क्लोरीन वाला प्रोडक्ट बनेगा NCl3। अगर अमोनिया हाइयर है तो ज्यादा नाइट्रोजन वाला प्रोडक्ट बनेगा, डेट इज N2, है ना। क्लोरीन दिखना नहीं चाहिए। मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार हाँ या ना कुछ तो बोलिए। क्लियर है। चलिए, देन क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करता है कि जब भी कोई भी नॉन मेटालिक एलिमेंट NaOH एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कंडीशन में रहे ना, देन वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, है ना। तो क्लोरीन के केस में भी ये दिख रहा होगा आपको स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, ये दिख रहा होगा आपको स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। तो Cl कहाँ जाएगा, -1 और प्लस के वन में। इसका भी Cl कहाँ जाएगा, -1 और +1 कितने जाएगा। और जब हम इस Cl का रिएक्शन एक्सेस ऑफ NaOH के साथ कराएंगे, तो NaCl और NaOCl बन जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं भाई, एक हैलाइड बनता है, एक हाइपोहैलाइड बनता है। अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट रहा ना, तो उस कंडीशन में हैलोजन के प्रोडक्ट क्या मिलेंगे अपने को, हैलाइड एंड हाइपोहैलाइड मिलता है, हाइपोहैलाइड। बट अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड रहे ना, तो इसके इसमें प्रोडक्ट मेरे को क्या मिलेगा, एक तो हैलाइड मिलता है और दूसरा हैलोएट मिलता है, हैलोएट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? इस पॉइंट में कोई किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन? सर। देन क्लोरीन वाटर जो होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। हमने पहले भी डिस्कस किया था सॉल्ट में भी कंसेप्ट पे, है ना, कि क्लोरीन वाटर इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं इसको, है ना। इसका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सॉल्ट में मैंने डिटेल में इसका लॉजिक भी लिखा है, यहाँ पे भी लॉजिक में लिख दिया हूँ कि क्लोरीन वाटर विल एक्ट एज परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन एटम, है ना। अगर ये पूछा जाए कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, तो इसके पीछे भी लॉजिक क्या बोलोगे, ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन एटम, है ना। और ऑक्सीजन का रिएक्टिविटी बहुत ही फास्ट था, तो ये परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? एक बार हाँ या ना करिए। भाई ये पॉइंट क्लियर है ना?
एक बार हाँ या ना तो बोल दे यार। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट अपन कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन की अगर बात करें तो कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन में ना पहला कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है भाई वो है CaOCl2, या फिर हम इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, CaOClCl, है ना। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कैल्शियम एक OCl है और एक Cl है। तो ब्लीचिंग पाउडर में एक क्लोरीन +1 में रहता है, दूसरा क्लोरीन -1 में, है ना। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लेता है। पहले भी अपन ने रिडॉक्स, जब से आप पढ़े हो रिडॉक्स में ही हमने ये डिस्कस किया था। अब ब्लीचिंग पाउडर जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होते हैं एंड ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। बट क्यों होते हैं ये पूछा जाएगा लॉजिक आपसे। तो हम बोलते हैं भाई इसके लिए ना रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो ये वाला ऑक्सीजन दिख रहा है ना, इसके रीजन से होता है ना, वो नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। अब नेसेंट ऑक्सीजन हमें किस आयंस में दिख रहा है, तो OCl- में दिखेगा, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि ब्लीचिंग पाउडर इज स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच आयन। तो आप क्या बोलोगे, हाइपोक्लोराइट आयन, है ना। इसको बोलते हैं अपन हाइपोक्लोराइट आयन। मैं लिख दे रहा हूँ, हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन। अब ये जो हाइपोक्लोराइट आयन रखते हैं इसका एसिड क्या बनेगा, अगर इसको वाटर में आप लेके चलोगे तो वाटर में क्या बन जाएगा भाई, HOCl, है ना। इस हाइपोक्लोराइट का एसिड है HOCl, है ना। और इसका एनहाइड्राइड अगर आपसे पूछा जाए ना तो HOCl का जो एनहाइड्राइड होगा इसमें क्लोरीन प्लस की 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और एनहाइड्राइड हम वही कंपाउंड बनाते हैं जहां पे जो नॉन मेटालिक एलिमेंट अपने सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे, तो ये +1 पे दिख रहा होगा। तो HOCl का जो एनहाइड्राइड है वो Cl2O होता है। कोई कंफ्यूजन? ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, तो मैं इस नोट वाले पॉइंट पे ना स्टार लगा देता हूँ। किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? एक बार हाँ या ना बोलिए, किन्हीं का कुछ कंफ्यूजन? अरे भाई कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ ले। नहीं सर। देन प्रिपरेशन टेक्निक की अगर बात करें ना कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइन पे, है ना, एट 40°C। इससे हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर प्लस का H2O। ब्लीचिंग पाउडर के प्रॉपर्टीज से कुछ एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर को अगर बहुत टाइम के लिए अगर आप रख देते हो ना, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वो क्या करता है भाई, डिकम्पोजिशन शो कर देता है। और डिकम्पोजिशन शो करके क्या बनाएगा, कैल्शियम का क्लोरेट और साथ में बनाता है CaCl2 कैल्शियम का क्लोराइड। तो ये जो रिएक्शन है ना, इन रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक रिएजेंट ऐसा लिखा रहेगा, एरो के ऊपर हीट का सिंबल दे दिया, है ना, या ऑन स्टैंडिंग लिख देगा और पूछ लेगा भाई कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, है ना। तो प्रोडक्ट विल बी कैल्शियम क्लोरेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। कोई कंफ्यूजन? हेलो, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? सर। नहीं। कुछ एक और रिएक्शन है कि अगर ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन हम कोबाल्ट क्लोराइड के साथ करवा दे तो कोबाल्ट क्लोराइड में ना हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, ये O2 मिलेगा और CaCl2 बना देता है ना? तीसरा इसी टाइप का रिएक्शन है कि ब्लीचिंग पाउडर में फिर से अगर आप वाटर ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, तो वाटर ऐड करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, है ना, जिससे ये बना था उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रिएक्शन नंबर 4 जो है ना, इससे क्वेश्चन थोड़े बहुत UIQ सॉल्व करेंगे या कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे ना, तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस वाले पैटर्न से। मतलब ये थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करना है इस वाले पॉइंट को कि अगर हम ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन ना H2S के साथ करवाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है एंड ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता था, है ना।
तो ये O जो है ना इस सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये जो O है ना तो क्या करेगा भाई, इस सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। कितने, ये O है सल्फर को ऑक्सीडाइज करके कहाँ पहुंचा देगा, S के फॉर्म में, और ये O H2 के साथ कंबाइन होकर H2O बना लेगा, है ना। और CaCl2 का फॉर्मेशन, इस O को गायब कर दीजिए, जो रिमेनिंग बचा उसको आप प्रोडक्ट में लिख दो, तो ये CaCl2 बन जाएगा। हर जगह यही लॉजिक अपन लेके चल रहे हैं। अगर मान लो कि इसी ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन हमने FeSO4 के साथ करवा दिया एसिडिक मीडियम, है ना। एसिडिक मीडियम क्या होगा, H2SO4, है ना। ये पहले से दिख रहा होगा +K2 में, है ना। तो हमें जो प्रोडक्ट बनाना है ना, इसको ऑक्सीडाइज करना है। ये +2 से कहाँ पहुंच गया है, +K3 में, ठीक है। और ऑक्सीजन हमेशा वाटर के साथ कंबाइन करेगा, तो एसिड H2SO4 आपने लिया है तो उसका वाटर बन गया, और CaCl2 हमेशा प्रोडक्ट में आपको दिखने वाले हैं। KNO2 की अगर बात करें, ये नाइट्रोजन +K3 में दिख रहा होगा आपको, तो ये +K5 में पहुंचा दिया, प्रोडक्ट में CaCl2 मिल गया। Ki आयोडीन -1, तो आयोडीन के केस में I2 बनता था, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं अपने इस रिएक्शन को। NH3 में नाइट्रोजन अपने लोएस्ट पे है, कहाँ पहुंचेगा, 0 पे, है ना। तो नॉन मेटल में कोई भी एलिमेंट रहे ना, वो 0 पे ही पहुंचता है। नॉन मेटालिक एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहे तो ये 0 पे पहुंचता है ना, एलिमेंट्री फॉर्म में। और कहीं पे अगर कुछ ऐसे रिएक्शन मेटल के साथ कोई कंपाउंड रहे ना, तो वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचता है ना। लॉजिक क्लियर है। जैसे H2SO4 +K6 में है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन तो पॉसिबल होगा नहीं, है ना। तो ये क्या करेगा, एक जो क्लोरीन -1 में था ना, उसको 0 पे पहुंचाएगा। CO2 है, तो CO2 में कार्बन को पहुंचा दिया कहाँ पे भाई, +K6, कोई कंफ्यूजन। और Cl जो है वो 0 पे पहुंच गया होगा। ये सल्फर +K6 से +K6 में ही रहा होगा। कोई कंफ्यूजन है भाई, हेलो। यहाँ पे किन्हीं का कोई कंफ्यूजन, एक बार कंफर्म करिएगा। नहीं है ना भाई। Then second compound is HCl. HCl is colorless gas and having pungent smell. प्रिपरेशन कैसे होता है, तो जब हम NaCl में H2SO4 ऐड करेंगे, क्या बनाता है ये, सोडियम बाइसल्फेट एंड HCl। और इस बाइसल्फेट का रिएक्शन हम फिर से अगर NaCl के साथ करवा देना हाई टेम्परेचर पे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, HCl मिल जाता है ना। क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम बनाया जाता है, एक दो क्वेश्चन जो कॉमन है वही पूछा जाएगा। प्रॉपर्टीज है इसका, बॉइलिंग पॉइंट 198 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट 159 होता है। और ये मेल्ट होने के बाद ना आइस की तरह व्हाइट दिखता है ना, व्हाइट आइस के फॉर्म में देता है ना। ये मेल्ट होने के बाद कैसा दिखता है भाई, आइस के जैसा कंपाउंड बनाने का फॉर्मेशन करेगा। ये इजिली लिक्विफाइड हो जाता है ना, पोलर हो जाता है, वाटर में रेडली सॉल्युबल होगा। हमने जब टेस्ट पढ़ा था सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में, तो HCl का यूज कहाँ करते हैं, अमोनिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना। कि कहीं पे अमोनिया गैस अगर निकल रहा हो, हम उसके सामने HCl लेके जाएंगे, व्हाइट फ्यूम्स बन जाता था, ठीक है। अगर HCl का रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट के साथ करवाए या मेटल सल्फाइड के साथ करवाए, है ना, तो ये क्या करवाएगा भाई, कार्बन -6 है +2, ये CO2 गैस रिलीज करेगा, है ना। और Na के साथ ये Cl रिएक्ट करेगा, सिंपल सा लॉजिक लगा। ये रिड्यूसिंग है लोएस्ट पे, है ना। तो ये क्या करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन शो करता है। तो H2CO3 स्टेबल तो होगा नहीं, इसलिए इसने CO2 और H2O बनाया, साथ में NaCl बना दिया होगा। तो इन ईच एंड एवरी केसेस जो भी सेंट्रल यहाँ पे नॉन मेटालिक एलिमेंट दिखेगा ना, उसका ऑक्साइड बना लेगा। अगर कार्बोनेट था, CO3 था, तो CO2 बना दिया, सल्फाइड है तो SO2 बना देगा, है ना। इस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में भी अपने डिटेल में इसको डिस्कस किया है कि भाई गोल्ड और प्लेटिनम ना किसी एसिड में रिएक्शन डिजोल्व नहीं होते थे, तो इनको डिजोल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ 3 मोल ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ HNO3। और ये मिक्सचर क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस करता है, क्लोरीन, है ना। ये नेसेंट क्लोरीन है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट क्लोरीन ना, गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं वो HNO3 और HCl के मिक्सचर में डिजोल्व हो जाते हैं।
एक कॉमन क्वेश्चन जो सॉल्ट में भी पूछा जाता है, यहाँ पे भी, या दोनों बोल सकते हैं, एक ही जैसा है ना, कि कौन सा ऐसा मेटल है जो एक्वारेजिया में डिजोल्व नहीं होता। तो आंसर क्या बोलोगे? सिल्वर, है ना। सिल्वर डू नॉट डिजोल्व इन एक्वारेजिया। कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड चार टाइप के बनेंगे, एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स थ्री डैश, एक्स एक्स फाइव डैश एंड एक्स एक्स सेवन डैश। जो सामने लिखा हुआ हैलोजन है ना, वो हमेशा साइज में बिग रहेगा। जो पीछे लिखा हुआ हैलोजन है वो हमेशा स्मॉल रहता है। जो सामने वाला हैलोजन लिखा रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए। जो पीछे हैलोजन लिखा हुआ है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना चाहिए, है ना। हम कुछ बनाने की एक पैटर्न की बात करते हैं कि जब भी अगर हैलोजन बनेंगे ना, इंटर हैलोजन कंपाउंड, तो इंटर हैलोजन का बनाने का लॉजिक यही है, एक्स एक्स डैश जो आगे लिखा रहता है वो हमेशा लार्जर इन साइज होना चाहिए। जो पीछे लिखा हुआ रहेगा वो स्मॉलर इन साइज। आगे वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, पीछे वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, जैसे ClF पॉसिबल होता है ना। एक्स एक्स थ्री की अगर बात करें तो ClF3 ये भी आ जाएगा, है ना। BrF3 ये भी पॉसिबल हो जाएगा, IF3 ये भी पॉसिबल हो जाएगा। बट XX5 और XX7 डैश ना, ये किन के केस में पॉसिबल होंगे? जब ब्रोमीन एंड आयोडीन सेंट्रल एटम की तरह एक्ट करे। ये दोनों कंपाउंड कब पॉसिबल होते हैं? when bromine and iodine is central atom, है ना। छोटे वाले एटम में क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा? क्या क्या क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा ClF7? बता देना, अभी जस्ट बता रहा, टेंशन नहीं लेना। आयोडीन का साइज क्या होगा? सबसे लार्जर ना, क्लोरीन का साइज क्या है? स्मॉलर। तो स्टेरिक रिपल्सन हो जाएगा। क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन। अभी बताने वाला था, तुमने पहले पूछ तो पहले ये explain है ना। तो हमेशा सेंट्रल एटम जो होने चाहिए ना, उसका साइज बिग होना चाहिए था, है ना। इतना लार्ज रहे कि सराउंडिंग, और सराउंडिंग एटम का साइज क्या होना चाहिए? स्मॉलर। बट यहाँ पे Cl में देखोगे, क्लोरीन और ब्रोमीन में एक ही पीरियड का डिफरेंस है, एक सेकेंड पीरियड का, एक थर्ड पीरियड का है ना। तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन होगा। कहीं ना कहीं फ्लोरीन पे तीन तीन लोन पेयर भी थे, और सारे फ्लोरीन एलिमेंटम जो रहेंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज है ना। तो वहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा, और स्टेरिक क्राउडिंग के रीजन से ClF7 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इन XX5 डैश एंड XX7 डैश ना, ब्रोमीन एंड आयोडीन विल एक्ट एज अ सेंट्रल एटम, क्योंकि इन दोनों का साइज लार्जर होता है। क्लोरीन कभी भी यहाँ पे सेंट्रल एटम की तरह एक्ट नहीं करने वाला, है ना। और इसमें भी अगर XX7 डैश की अगर बात करें ना, तो ये कंपाउंड तभी एग्जिस्ट करेंगे जब सेंट्रल एटम क्या रहे? आयोडीन रहे, है ना। ये तभी एग्जिस्ट करता है जब सेंट्रल एटम आयोडीन रहे। जैसे VrF7 भी बनाओगे ना, तो हम क्या बोलेंगे? वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? एक बार हाँ या ना बोल दे भाई, ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है। अब इनका प्रिपरेशन कैसे होता है? तो जब आप क्लोरीन में फ्लोरीन ऐड करोगे एट लो टेम्परेचर, क्या बनेगा? ClF बनेगा। अगर फ्लोरीन एक्सेस लोगे तो ClF3 बन जाएगा। आयोडीन में Cl2 में भी ICl बनेगा, Cl2 एक्सेस ले लिया, ICl3 बन रहा होगा। तो एक्सेस में मोर नंबर ऑफ बनेंगे स्टार्टिंग में, है ना। एक्सेस जहां दिखा तीन वाले बनेंगे, है ना। अगर एक्सेस नहीं दिख रहा होगा देन उसमें नहीं बनने वाला। जैसे इसमें पहले आपने 3F2 ले लिया तो BrF3 बनेगा, 5F2 ले लो तो BrF5 बनेगा। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनका प्रॉपर्टीज क्या होता है? कोवैलेंट एंड डायमैग्नेटिक। जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं इनका नेचर होगा कोवैलेंट, ड्यू टू मोर पोलरिटी, है ना। और ऑलवेज दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। All interhalogen compounds are volatile, solid and liquid except ClF, है ना। ClF is gas। और इंटरहैलोजन कंपाउंड जैसे मान लो कि I और F के मिड में आपने बॉन्ड बना दिया है, इंटरहैलोजन कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है ना, वो विद इन बोथ टू हैलोजेंस लाई करेगा, है ना। बट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वो हैलोजन से हाइयर होते हैं। ऐसा क्यों? तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ फोर्स पे, है ना। अगर इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाओगे तो ये पोलर है, ये क्या दिख रहा होगा आपको? नॉन पोलर, है ना। पोलर वाले का नेचर डाइपोल डाइपोल। ये लंदन डिस्पर्सन फोर्स, लंदन डिस्पर्सन फोर्स क्या था? वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। टू इंटर हैलोजन कंपाउंड हैव हाई MP एंड BP देन प्योर हैलोजेंस, है ना।
बाकी जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी रहेंगे वो इनएबिटेबल हैलोजेंस रहने वाले हैं। कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में? कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं। नेक्स्ट है रिलेट रिएक्टिविटी जो रहेगा ना, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के को रिएक्ट करने के लिए ना हीट का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है ना, ये डार्क में भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो फ्लोरीन से रिएक्टिविटी कम होगा इंटर हैलोजन का, बट बाकी हैलोजन से इनका रिएक्टिविटी हाइयर रहने वाला। अगर हम इंटर हैलोजन कंपाउंड को हाइड्रोलाइज अगर करते हैं तो क्या दिखेगा भाई आपको? इस I प्लस कहाँ जाएगा? प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, है ना। प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास? HOI बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन हो रहा होगा। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन आज का लास्ट पॉइंट है ना, स्यूडो हैलोजन। तो स्यूडो हैलोजन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक नेगेटिव चार्ज रहे और एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम रहने चाहिए और वो हैलोजन की जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, इनको हम स्यूडो हैलोजन बोलते हैं। अब इसका एक एक्सेप्शन है कि NCN-2 ना साइनामाइड आयन में माइनस का 2 चार्ज होता है, बट ये स्यूडो हैलोजन की तरह एक्ट करता है ना। बाकी जितने भी स्यूडो हैलोजन रहेंगे ना उनमें हमेशा क्या बोलेंगे? सिंगल नेगेटिव चार्ज और एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहने चाहिए एंड प्रॉपर्टीज आर सिमिलर जस्ट लाइक हैलोजन एटम। जैसे साइनाइड है तो साइनाइड को हम क्या बोलते हैं भाई? ये मोस्ट कॉमन स्यूडो हैलोजन है। क्यों? क्लोराइड आयन डाइमर बनाता है, साइनाइड भी डाइमर बनाता है। Ag के साथ ये व्हाइट पीपीटी वाला कंपाउंड बनाता है, ये व्हाइट पीपीटी का कंपाउंड बनाता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्युबल बनाता है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्युबल बनाता है। सोडियम के साथ ये सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, सोडियम के साथ ये सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है ना। तो ड्यू टू सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ना, है ना, ये इन कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं? स्यूडो हैलोजन। तो स्यूडो हैलोजन के लिए कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम रहे और वन निगेटिव चार्ज इन जनरली, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस। एक ही केस है जहां पे माइनस का 2 चार्ज दिख रहा होगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? इस पॉइंट में किन्हीं का कोई तो मैं ये PDF अभी भेज देता हूँ आपके ग्रुप पे ना। हमने ऑलमोस्ट हैलोजन कंप्लीट कर लिया है। आयोडीन और ब्रोमीन का प्रिपरेशन थोड़ा सा बाकी है, 5 मिनट का कंसेप्ट, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में, सैटरडे के क्लास में हमारा ये फैमिली खत्म हो जाएगा P ब्लॉक। तो सैटरडे के क्लास में ना लास्ट में हाफ एन आवर में हम PYQ के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे एंड संडे को अगर क्लास हुआ ना तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। मैं मीटिंग को एंड कर। नोबेल कंपाउंड भी तो करना है ना? हाँ हाँ वही नोबेल सैटरडे गैस। को। हाँ हाँ सैटरडे को हम नोबल कंपाउंड कंप्लीट कर लेंगे भाई, वो जल्दी हो जाएगा, है ना, 1 घंटे में हो जाएगा। एंड फिर जो हाफ एन आवर का टाइम रहेगा ना उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, है ना, लास्ट 5 ईयर्स के। ठीक है ठीक, सर। ओके, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। ये मैं भेज दे रहा हूँ।